Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. Today, we are doing a very important poem, Father Returning Home, written by Dilip Chitre for ISC Class 11 students under their Modern English examination. So, students, this video is very important from examination point of view, and you can really score high in exams through the tips and the keywords that I give. तो हम फालतू की बिल्कुल भाषण नहीं करेंगे यहाँ पे, या डीप में अपना ज्ञान आपको नहीं बांटूंगी. जस्ट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या सटीक चीज़ें आपको लिखनी है, क्या कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, ताकि आप एकदम स्कोर कर सके, हाई स्कोर कर सके. We'll not make the video long, and I'll make it very crisp and will give you all the input so that you can write any answer from this question, from this chapter or poem. So let's begin. First, let me quickly give you an introduction. The poem's name is Father Returning Home, written by Dilip Chitre. It has been taken from the textbook Reflections, which is ISC Modern English Poetry. And theme, this is very important, theme of the poem. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन 4 थीम है. एक है अर्बन एलियनेशन, कि शहरों में कैसे एलियनेटेड फील करते हैं आप, एकदम अलग फील करते हैं, एलियन जैसा फील करते हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स. ओके, अर्बन एलियनेशन. सेकेंड इज लोनलीनेस, कि शहरों में जो लोनलीनेस फील होती है. मोनोटनी, एक जैसी जिंदगी, एक ही जैसा आपका दिनचर्या. देन इमोशनल डिस्टेंस विद इन फैमिलीज. ये 4 चीज़ों पे हम गौर करेंगे कि कैसे विद इन फैमिलीज इमोशनल डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच. सो दीज आर द 4 मेजर थीम्स. टोन कैसा रहेगा पोएम का? इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव टोन, कि हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे. ओके, इट विल रिफ्लेक्ट टू आवर एक्शंस, है ना. इट विल बी अ रिफ्लेक्टिव, सॉम्बर एंड एम्पैथेटिक. अगर हम पोएम के बैकग्राउंड की बात करें, सो इट इज़ अबाउट एन एल्डरली मैन, एक बूढ़े इंसान की मैन की बात है, हु इज़ रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क. द पोएम ट्रेसेस हिज पब्लिक जर्नी. पहले तो उसकी पब्लिक जर्नी के बारे में बात करेगी पोएम, फिर उसके डोमेस्टिक रूटीन, घर के नॉर्मल रूटीन की, और फिर उसके इनर आइसोलेशन की, कि मन में वो कितना आइसोलेटेड फील कर रहा है. ये पूरा ट्रेस करेगी ये पोएम. तो बच्चों, ये एक बहुत लंबी पोएम है, एक ही लंबा स्टैंजा है, एक लंबा स्टैंजा है, अलग अलग स्टैंजाज नहीं है. तो इस स्टैंजा को मैंने समझाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला, उस इंसान की ट्रेन जर्नी. सेकेंड, वॉक होम, हिज वॉक बैक होम आफ्टर द ट्रेन जर्नी एंड्स. एंड देन what he's doing and what he's feeling inside the home. Okay, so we'll start with part 1, that is his train journey. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. तो यहाँ आप वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. माई फादर, ओके, लेट मी टेक दिस. माई फादर, सो द पोएट इज pointing out towards his father. He is talking about the whole journey of an old man, and this old man is his father. He travels on the late evening train. Okay, मैं इसका डिटेल मीनिंग दूंगी बच्चों. देखो, हर एक पार्ट को मैं कैसे समझाऊंगी पहले ये बता देती हूँ. आई रीड द लाइन्स, आई गिव द वर्ड मीनिंग्स, देन आई विल गिव द डिटेल्ड लिटरल मीनिंग, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इसका क्या मतलब है. इसको एनालाइज भी करेंगे कि क्या क्या टेक्निक यूज़ किए, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए, क्यों यूज़ किए हैं, इससे क्या दिखाना चाहता है पोएट, है ना. तो ये 3 चीज़, हम क्या दिखाना चाहता है पोएट, इसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग क्या है, और वर्ड मीनिंग्स. ठीक है. तो माई फादर ट्रेवल्स ऑन अ लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स. साइलेंट मतलब चुप रहने वाले, क्वाइट. कम्यूटर्स मतलब जो कम्यूट कर रहे हैं उनके साथ, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं. तो साइलेंट कम्यूटर्स का मतलब है पीपल ट्रैवलिंग क्वाइटली टुगेदर. ओके, इन द येलो लाइट. अब येलो लाइट से क्या तात्पर्य है कवि का? येलो लाइट मीन्स डल कोच लाइटिंग. कोच के अंदर जो लाइटिंग होती है, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रही है, वो काफ़ी डल होती है. एंड दिस सजेस्ट वेरीनेस. वेरीनेस मतलब व्हेन समवन इज़ वेरी टायर्ड, वेरी फील करता है, एकदम थकान, एग्जॉस्टेड. Okay, so dull coach lighting suggesting weariness. Now, suburbs slide past his unseeing eyes. तो स्पेशली मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारे सबर्ब्स पास होते हैं. जैसे मुंबई में देयर आर मेनी सबर्ब्स लाइक कांदिवली, बोरीवली, गोरेगांव, ये सब
ट्रेन, आप फास्ट ट्रेन में चल रहे हो और ये सब सबब्स जा रहे हैं आपके आस पास से, और आप इतने थके हुए होते हो, ओके, कि आप उनको देख तो रहे हो लेकिन डिटेल्स नोटिस नहीं कर रहे हो. सो सबब्स स्लाइड पास्ट, उसके पास से जा रहे हैं. हिज अनसीइंग आइज, अनसीइंग आइज का क्या मतलब है? लुकिंग विदाउट रजिस्टरिंग, कि देख तो रहे हैं लेकिन रजिस्टर कुछ नहीं कर रहे हैं ब्रेन में. तो आप मेंटली जब एब्सेंट होते हो तो उससे अनसीइंग आइज कहते हैं, कि आप सामने देख तो रहे हो. व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, someone is talking to you, you're just seeing them but nothing is getting registered, उसे अनसीइंग आइज कहते हैं. His shirt and pants are soggy, soggy मतलब क्या है? wet या damp from the rain, and his black raincoat stained with mud, उसको दाग लग गए. stained मतलब दाग लग गया है किसका? मड का. and his bag stuffed with books, उसका बैग जिसमें बुक्स भरी हुई है, is falling apart. falling apart मतलब गिरना नहीं होता है. falling apart means it is old, torn और worn out, कि अब वो उसने भी गिव अप कर दिया है. अब इसका डिटेल लिटरल मीनिंग रीड कर लेते हैं. द फादर रिटर्न्स होम आफ्टर वर्क इन अ क्राउडेड सबर्बन ट्रेन. ही स्टैंड्स अमंग टायर्ड साइलेंट पैसेंजर्स अंडर डल येलो लाइट्स. तो यहाँ फादर रिटर्न हो रहा है घर से, ठीक है, एक क्राउडेड सबअर्बन ट्रेन में. ही स्टैंड्स अमंग द टायर्ड एंड साइलेंट पैसेंजर्स, किसके साथ खड़े हैं? टायर्ड और साइलेंट पैसेंजर्स के साथ. अंडर डल येलो लाइट्स, येलो लाइट्स के अंडर डल. ही स्टेयर्स ब्लैंकली एज द सबर्ब्स ब्लर पास्ट. वो ब्लैंकली देखता है जब सबर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल्स दिए, मलाड, कांदिवली, ये जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं एक शहर के से थोड़ा सा दूर, ठीक है, इन्हें सबर्ब्स कहते हैं, कि अर्बन एरिया से थोड़ा सा दूर सबअर्ब्स, ठीक है. जब ये पास होते हैं तो वो ब्लैंकली स्टेयर करता है, एग्जॉस्टेड और प्री ऑक्यूपाइड टू नोटिस डिटेल्स. ही इज टू एग्जॉस्टेड, टू टायर्ड और प्री ऑक्यूपाइड, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, टू नोटिस डिटेल्स, उसने डिटेल्स नोट नहीं की. हिज क्लोथ्स आर डैम्प, हिज ब्लैक रेनकोट इज मडी, एंड हिज ओवर यूज्ड बुक बैग इज फ्रेइंग. फ्रेइंग मतलब अब उसने भी गिव अप कर दिया है, वो इतना थक गया है, टर्न आउट हो गया है वो. So all these are concrete signs of a life of routine, travel and fatigue. Okay? तो जब आपको ये लाइंस दी है, उसका मीनिंग लिखने को बोला है, तो आपको ये मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है. अब उसका एनालिसिस करते हैं. तो यहाँ इमेजरी बताई गई है, किसकी? डैम्प क्लोथ्स की, मडी रेनकोट की और फ्रेड बैग की. तो इन तीनों इमेजरी से क्या होता है? इट बिल्ड्स अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ एन एजिंग कम्यूटर. ये किसका पोर्ट्रेट दिखा रहे हैं? एक एजिंग कम्यूटर की, एक ऐसा इंसान जो ट्रैवल कर रहा है और जो बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, ये तीनों चीज. देन येलो लाइट एंड अनसीइंग आइज, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? मेंटल नमनेस और स्पिरिचुअल फटीग को. लॉन्ग फ्लोइंग लाइन्स मिमिक द मोनोटोनस मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड द डेली ग्राइंड. आपने देखा होगा कि ये बहुत लंबी लंबी लाइन्स यूज़ की है पोएम में, ठीक है, लॉन्ग फ्लोइंग लाइन्स यूज़ की है ये बताने के लिए कि कितना मोनोटोनस मूवमेंट है ट्रेन का, है ना, मोनोटनी बताने के लिए उसको बताया गया. एंड द डेली ग्राइंड, जो कि बहुत लंबा समय से चल रहा है. डेली ग्राइंड मतलब ये वाला ग्राइंड नहीं, जो हम जिंदगी की थकान में या जिंदगी की भाग दौड़ में जब पिसते चले जाते हैं उसे डेली ग्राइंड बोलते हैं. हर दिन की दिनचर्या, जो थकान भरी दिनचर्या है, उसे डेली ग्राइंड कहते हैं. Now there is also a social comment here that the middle class worker becomes invisible within urban system. जो urban system है उसमें एक middle class worker है, वो एकदम invisible सा होता है, वो इतने सारे लोगों की भीड़ में चल रहा है, तो उसकी जो individuality होती है वो erode हो जाती है. Then speaker's vantage, my father, when he adds this, it adds tenderness. एंड ऑब्जर्वेशन रिमेन्स अंडरस्टेटेड, ऑब्जर्वेशन अंडरस्टेटेड रहता है और सेंटिमेंटल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने फादर की बात कर रहा है. अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं. ये पार्ट वो पार्ट है जब वो ट्रेन में से उतर के अपने घर की तरफ चल रहा है, ठीक है, हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम द ट्रेन. हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. So word meanings पढ़ते हैं. His eyes dimmed by age. Dimmed by age का मतलब है eyesight has become weakened with age.
नाउ फेड फॉरवर्ड, है ना, फेड फॉरवर्ड का क्या मतलब है, मूव टायर्डली टुवर्ड्स होम, है ना। फेड क्या होता है, जब कोई कलर फेड हो जाता है, हम कहते हैं उसकी उसकी चमक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। तो वैसे ही ये इंसान बहुत टायर्ड हो गया है, तो फेड होमवर्ड मतलब टायर्डली वो घर की तरफ चलता है, ठीक है। थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं देख सकता हूँ वो ट्रेन से उतरे हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे कि एक बहुत लंबा सेंटेंस होता है, उससे एक वर्ड ड्रॉप हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका वर्ड ड्रॉप का क्या मतलब है, इट इज़ अ मेटाफर ऑफ इनसिग्निफिकेंस और डिसकनेक्शन। ठीक है, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप देख ही सकते हो प्लेटफॉर्म ग्रे क्यों बताया है, ग्रे प्लेटफॉर्म बताया है क्योंकि लाइफलेस या कलरलेस रूटीन है, उसको दर्शाने के लिए ग्रे प्लेटफॉर्म लिखा है, ठीक है। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड, उसके चप्पल जो होते हैं, उसके सैंडल्स या स्लीपर्स जो है वो मड की वजह से वो चिपक रहे हैं, है ना, धरती पर चिपक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको मतलब उसको रोक रहे हैं चीज़ें, बट फिर भी वो घर की तरफ हरी कर रहा है, मीन्स वॉकिंग टूवर्ड्स होम। इससे पता चलता है कि वो कितना परसिस्टेंट है, इवन इफ देर आर इश्यूज, देर आर प्रॉब्लम्स, बट ही कंटिन्यूसली डज दिस सेम रूटीन। तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। स्टेपिंग इन टू अ डार्क ह्यूमिड मानसून नाइट, द फादर हिज साइट वीकेंड गेट्स ऑफ द ट्रेन, है ना, इसकी साइट वीकेंड हो गई है लेकिन वो ट्रेन से उतरा है। ही अपियर्स स्मॉल एंड अननोटिस्ड लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, इतना इनसिग्निफिकेंट, जब वो ट्रेन से उतरा है ही अपियर्स स्मॉल एंड अननोटिस्ड, किसी ने नोट नहीं किया, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। ही मूव्स क्विकली अलॉन्ग द ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द ट्रैक एंड एंटर्स अ लेन टूवर्ड्स होम, और वो ग्रे प्लेटफॉर्म को से मूव करता है, ट्रैक को क्रॉस करता है और एक लेन में एंटर करता है टूवर्ड्स हिज होम। यू कैन सी वो ट्रेन से उतरा है, आपको फोटो में दिख रहा है कि वो ट्रैक क्रॉस करके एक लेन दिख रही है ग्रे कलर की उसके घर की तरफ जाती हुई। हिज मडी चप्पल्स क्लिंग टू द ग्राउंड, उसकी मडी जो चप्पल है वो ग्राउंड को क्लिंग कर रही है, पकड़ रही है। येट ही कीप्स हरिंग, अ टायर्ड बट स्टेडी प्रोग्रेशन फ्रॉम पब्लिक स्पेस टू प्राइवेट स्पेस, वो टायर्ड है लेकिन धीरे धीरे स्टेडी प्रोग्रेशन है, वो घर की तरफ जा रहा है, एक पब्लिक स्पेस से एक प्राइवेट स्पेस की तरफ। अब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। सेंट्रल मेटाफोर यहाँ पे क्या है, वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, मैं क्वेश्चन आंसर्स वाला भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, जहाँ मैं आपको परफेक्ट आंसर्स दूंगी, आप बस उनको रट लेना अच्छे से, ठीक है, उनको अच्छे से याद कर लेना, कीवर्ड्स याद कर लेना। तो यहाँ इसका सेंट्रल मेटाफर था वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, इट सजेस्ट फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल इनविजिबिलिटी। नाउ रेन एंड मानसून एम्बियंस एक्सटर्नलाइजेस, ये रेन और मानसून एम्बियंस जो बताया उससे क्या दिखा रहे हैं, हैवीनेस एंड फटीग दैट द पर्सन इज फीलिंग। देन काइनेटिक वर्ब्स, काइनेटिक वर्ब्स क्या होते हैं, जिसमें मोशन दिखता है ना, जैसे हरीज या क्रॉसेस, है ना, हरीज या क्रॉसेस। इट शोज रेजिलेंस डिस्पाइट एज एंड डिस्कम्फर्ट, कि इसमें आपको एज दिखा रहे हैं, डिस्कम्फर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी काइनेटिक वर्ब्स यूज़ किए हैं जैसे हरीज और क्रॉसेस, इससे पता चलता है कि उसमें कितना रेजिलेंस है, कितना उसमें डिटर्मिनेशन है कि वो अभी भी, इवन इफ ही इज़ फेसिंग डिस्कम्फर्ट, इवन इफ ही इज़ एजिंग, ही इज़ शोइंग कॉन्स्टेंट रेजिलेंस, कि वो हर बार पॉजिटिवली रोज़ जा रहा है काम पे, रोज़ ट्रेन से आ रहा है, रोज़ का डेली ग्राइंड कर रहा है ना, यही हार नहीं मानी हम। नाउ कलर एंड टेक्सचर, जैसे ग्रे, ग्रे इज अ कलर, नाउ टेक्सचर स्टिकी विथ मड, इससे क्या रेनफोर्स हो रहा है, ड्रैबनेस एंड कॉन्स्ट्रेंट, है ना, स्टिकी विथ मड से कॉन्स्ट्रेंट रुकावटें, ड्रैबनेस ग्रे से ड्रैबनेस ना। स्पेशल जर्नी, स्पेशल जर्नी मतलब हर एक लोकेशन, स्पेशल मतलब आसपास की जगह। सो स्पेशल जर्नी मिरर्स एन इनर जर्नी फ्रॉम पब्लिक एनोनिमिटी टूवर्ड्स एन इक्वली लोनली होम। सो जो स्पेशल जर्नी है वो क्या बता रही है, उसके अंदर की जर्नी एक पब्लिक एनोनिमिटी वाली प्लेस है, जब वो ट्रेन से आया था या उतरा था तो एक पब्लिक एनोनिमिटी है ना, कि पब्लिक प्लेस में ही इज सो एनोनिमस, कोई जानता नहीं है, एंड ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स एन इक्वली लोनली होम, है ऐसे घर की तरफ जा रहा है जो भी लोनली है
वहाँ भी वो लोनली है। तो अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उसके घर पे क्या हो रहा है वो बताया है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। ओके, सो घर पे मैं उन्हें देखता हूँ ड्रिंकिंग वीक टी। वीक टी का मतलब कमज़ोर टी नहीं है, सेम वो कि वो रोज़ रूटीन वाली टी। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स एंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। बनाया भी मैन ने है और मैन खुद ही उसमें एंस्ट्रेंजमेंट हो गया है। यहाँ पे समझाऊंगी। Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestor and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. So now, let's read the word meanings. यहाँ जब बोला है कि होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, घर पे फिर से मैं उनको देखता हूँ कि वही चाय पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती, स्टेल चपाती का मतलब है बासी रोटी, ये ओल्ड या ड्राई ब्रेड, एंड दिस इज अ साइन ऑफ निग्लेक्ट या रूटीन। रीडिंग अ बुक, ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, वो टॉयलेट में जाते हैं टू कंटेम्पलेट यानी गहराई से सोचने के लिए, टू थिंक डीपली। मैन्स एंस्ट्रेंजमेंट है ना, एंस्ट्रेंजमेंट क्या होता है, उस मैन का एलियनेशन या सेपरेशन। फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, मैन ने ही ये वर्ल्ड बनाया है, उसी में वो एलियनेटेड हो गया है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, जब वो बाहर आते हैं, ठीक है, तो सिंक पे जब वो हाथ धोते हैं तो वो ट्रेम्बल करते हैं, ठीक है। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, जो ठंडा पानी है उनके ब्राउन हैंड्स के से रन हो रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन द रिस्ट, उनकी जो रिस्ट पे जो सफ़ेद बाल है, ग्रेइंग हेयर है, उस पर चिपक गए हैं कुछ बूंद पानी के। तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब बता रहे हैं उनकी ओल्ड एज, उनकी फ्रेजाइलिटी। ओके, हिज सलन चिल्ड्रन, सलन का क्या मीनिंग होता है बच्चों? सलन मीन्स मूडी या अनकम्युनिकेटिव, जिनको बात करने की इच्छा नहीं होती, मूडी या अनकम्युनिकेटिव, जो हमेशा ऐसा रहता है ना, सड़ू जिसे हम बोलते हैं, सड़े रहते हैं हमेशा, दे डोंट वांट टू टॉक, दे आर ऑलवेज मूडी। सो हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, मतलब अब they don't like sharing jokes and secrets with him, means they are uncommunicative, they don't talk to him. He will now go to sleep listening to the static on the radio. static का क्या मतलब है बच्चों? जो रेडियो की नॉइज होती है, खड़ खड़, जो पीछे से बैकग्राउंड से आती रहती है ना, वो नॉइज। दिस इज अ सिंबल ऑफ एम्प्टीनेस, आप कुछ सुन नहीं रहे हो, खड़ 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 जो साउंड आता है ना, दैट इज स्टैटिक। सो वो भी लोनलीनेस को दिखाता है कि अभी एट प्रेजेंट जब वो आवाज़ चल रही है तो प्रेजेंट लोनलीनेस को दिखा रहा है वो चीज़, ठीक है। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो एंसेस्टर्स के बारे में भी ड्रीम कर रहे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले, तो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में थिंक कर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और इतना पीछे चला गया, इतना पास में, नोमैड्स के बारे में सोच रहे हैं जो एक सब कॉन्टिनेंट एंटर कर रहे हैं थ्रू अ नैरो पास। तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। Before that, just see the scenes that are happening at the home. Okay, I don't know whether you'll be able to see. मैं थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ. If you can see, this is his routine at home. Okay. So, at home he has a simple, unappetizing meal. At home he has a simple, unappetizing meal and reads. Now in the toilet, a rare private space, एक ऐसी rare private space है. He ponders he thinks deeply that how people have become alienated within the very world they build. जो world उन्होंने ही बनाया है उसमें कैसे लोग alienated हो गए हैं. Washing at the sink he trembles, जब वो सिंक पे हाथ धो रहे हैं तो वो tremble होते हैं. Cold water runs over his brown hands and droplets cling to the graying hairs. These are quiet signs of age and fragility. These are quiet signs, ऐसी sign जो बोलती नहीं, they are quiet signs of age and fragility. His children are withdraw कर लिया है children ने उनकी तरफ से अपने आप, ठीक है, they withdrawn themselves from him and they keep their jokes and secrets from him. They keep the jokes and secrets from him means they don't share the secrets and
jokes with him. He goes to bed with the radio static in his ears. जब वो सोते हैं तो रेडियो के स्टैटिक उनके कान में सुनाई दे रहे हैं. ड्रिफ्टिंग इनटू द ड्रीम्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड इमेजिनिंग एंशिएंट नोमैड्स एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास. अब इसको एनालाइज कर लेते हैं. जो घर की इमेजेस है, डोमेस्टिक इमेजेस है, जैसे वीक टी, स्टेल चपाती, दे एक्सपोज निग्लेक्ट एंड रूटीन रेदर देन वार्मथ. घर में तो वार्मथ मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, वीक टी और स्टेल चपाती, ये निग्लेक्ट और रूटीन को बताती है. ना फिलोसॉफिकल लाइन मैंस एस्ट्रेंजमेंट, ये क्या बता रही है? ये सिर्फ इस आदमी की बात नहीं है, इस मैन की बात नहीं बता रही है. मैंस एस्ट्रेंजमेंट, ये वर्ड मैंस क्यों यूज़ किया है? कि इंसान की, तो ये यूनिवर्सलाइज कर रहा है, हर जगह के लोगों के बारे में बता रहा है. दिस यूनिवर्सलाइजेस द फादर्स लोनलीनेस इनटू अ मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन. आजकल की मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन में एक फादर की लोनलीनेस को बता रहे हैं ये वर्ड. नाउ टेक्टाइल और सेंसरी डिटेल, जैसे हम बात करें, जैसे कोल्ड वाटर, ड्रॉपलेट्स, ग्रेइंग हेड्स, ये सब क्या बता रहे हैं? इट इवोक्स एज, वल्नरेबिलिटी एंड रियलिज्म. ये इन तीनों चीज़ों को बता रहे हैं. जनरेशन गैप भी यहाँ बताया गया है. सलन चिल्ड्रन, दे रिफ्यूज इंटीमेसी एंड फैमिली बिकम्स अनदर साइट ऑफ साइलेंस फॉर हिम. अब क्लोजिंग ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी इसको लूंगी. क्लोजिंग ट्रायड यहाँ पे है. एक तो रेडियो स्टैटिक, रेडियो की क्लोजिंग ट्रायड मतलब लास्ट की 3 चीज़ों से जिसने पोएट ने एंड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रेडियो स्टैटिक पहला, जो प्रेजेंट एम्प्टीनेस को बता रही है. सेकेंड इज मेमोरीज एंड ड्रीम्स. ठीक है, ये मेमोरीज और ड्रीम्स है, वो उसके पर्सनल पास्ट या फ्यूचर को बताए. उसके पर्सनल पास्ट मतलब उसके एंसेस्टर्स और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बता रही है. अब जब हम नोमैड्स की बात कर रहे हैं, लास्ट लाइन में नोमैड्स, तो ये पूरे सिविलाइजेशन की जर्नी बता रहा है. ठीक है, सो दिस कनेक्ट्स एन ऑर्डिनरी लाइफ टू वास्ट हिस्टोरिकल टाइम. एक ऑर्डिनरी लाइफ को कनेक्ट कर रहा है पूरे वास्ट हिस्टोरिकल टाइम से, जिससे कि एंड में इस कैरेक्टर को डिग्निटी मिल रही है. लैंडिंग डिग्निटी टू हिज एंड्योरेंस. उसने जो एंड्योर किया है, उसने जो मुश्किलें, लोनलीनेस, ये सब चीज़ों को एंड्योर किया है, उस चीज़ को डिग्निटी दे रही है ये तीनों ही चीज़. प्रेजेंट एम्प्टीनेस, पर्सनल पास्ट और फ्यूचर एंड सिविलाइजेशनल जर्नी. ओके, सो एक लास्ट में थीम देख लेते हैं इस पूरे पोएम का और कंक्लूजन. So these are the different themes: urban alienation and invisibility, routine fatigue and the erosion of intimacy, aging and fragility, generation gap and failed communication, and search for meaning in a man-made mechanical world. Now to conclude, चित्रे जी crafts a compassionate portrait of an ordinary father. किसका पोर्ट्रेट बताया है? एक ordinary father का, whose quiet perseverance कॉन्ट्रास्ट विद द प्रोफाउंड आइसोलेशन. 2 चीज़ का कॉन्ट्रास्ट है. एक प्रोफाउंड आइसोलेशन तो है ही, है ना, बहुत ज़्यादा हैवीनेस जो दिखाया है आइसोलेशन में. ठीक है, और उनका क्वाइट पर्सिवरेंस मतलब वो शांति से कंसिस्टेंटली वो ही चीज़ किए जा रहे हैं, हालांकि वो प्रोफाउंड आइसोलेशन फेस कर रहे हैं. तो ये चीज़ का कॉन्ट्रास्ट है उस पोर्ट्रेट में, ऑर्डिनरी फादर में. द पोएम मूव्स फ्रॉम पब्लिक स्फीयर, द पोएम मूव्स फ्रॉम पब्लिक स्फीयर टू द प्राइवेट होम टू द इंटीरियर माइंड. 3 जगह गई है पोएम. पब्लिक स्फीयर, उनका खुद का घर, प्राइवेट होम, और फिर इंटीरियर माइंड, यहाँ से ट्रैवल. वहाँ पब्लिक में भी वो लोनली थे, प्राइवेट होम में भी वो लोनली है, और इंटीरियर माइंड में भी वो लोनली है. सो इट इज़ रिवीलिंग लोनलीनेस एट ईच स्टेज, yet also a dignified continuity with history and family. And yet in the end it is showing a dignified continuity with history and family. So I hope you liked this video. Please do comment, students, because when you comment it gives me a lot of motivation and I want to learn also while teaching. So please comment me what did you like about the poem and what else you want me to include. Also share it with your friends. And if you have not yet subscribed to Zenith Academy Online, do it right away. Thank you.